हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जो आपका पेपर है ये 10 फरवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 66 है। इसके पहले 65 सेट का वीडियो दोस्तों दिया जा चुका है, जाकर के इसे देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जितना भी सेट है उनको इतनी बार आप देखिए ताकि उसमें से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैंने बताया है कि इंपॉर्टेंट है और वो रिपीट हो सकते हैं, वो आपको याद हो जाए, ताकि वहाँ पे क्वेश्चन आए एग्जाम हॉल में तो आप कंफ्यूज ना हो। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भविष्य की तकनीकों के अनुरूप यह ईंधन मित व्यय विमान फ्लाइंग 5 में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों, कहाँ के शोधकर्ताओं द्वारा ये विकसित किया गया था? तो ये नीदरलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था। और दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का, तो ऐसे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें जो सुमेलित नहीं है, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पक्षियों से संबंधित नहीं है। ये जो है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लायन शेर से संबंधित है। और दोस्तों, ये जितने भी दिया हुआ, जैसे कच्छ का छोटा रण जो है ये जंगली गधे से संबंधित है, काजीरंगा जो है दोस्तों ये गैंडा से संबंधित है, और जिम कार्बेट जो है दोस्तों ये बाघ से संबंधित है। तो ये सब याद रखिएगा ये किससे संबंधित है। और साथ में दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये भी याद रखना, ये कच्छ का छोटा रण ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये गुजरात राज्य में स्थित है। और दोस्तों, इसमें कान्हा जो है ये किस राज्य में है? तो ये एमपी राज्य में है, मध्य प्रदेश में। और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये असम राज्य में स्थित है। और दोस्तों, इसमें जो जिम कार्बेट है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, कौन किस राज्य में है और किस जानवर या पक्षी से संबंधित है उसको याद रखिएगा। ये मिलाने के लिए आपसे पूछता है और ये भी पूछ लेता है कौन सा किस राज्य में है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको पूरी तरह से रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, इसमें सही ढूंढने के लिए कह रहा है तो ओजोन क्षय और ओजोन क्षेत्र का मुख्य कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका सी ऑप्शन जो है दोस्तों वो सही है। और दोस्तों, इसी क्वेश्चन को घुमा करके कई बार पूछा गया है कि ओजोन क्षय जो हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है, कौन सी गैस है? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और इसको याद रखिएगा, ये आपके इन्वायरमेंट का पेट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? तो दोस्तों, इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील जो है वो नियान होता है। और नियान जो होती है दोस्तों ये सबसे कम क्रियाशील होती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, इसमें से गलत कथन आपको ढूंढना है। तो दोस्तों, इसमें इंटरनेट शब्दावली में आईपी का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस होता है, ये गलत है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपका पहले भी दूसरे तरीके से पूछ चुका है, क्योंकि आईपी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों ये आपसे कई बार आपके एनटीपीसी में रिपीट किया है। तो इसका जो होता है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये प्रैक्टिस नहीं होता है दोस्तों, वो होता है प्रोटोकॉल। इसको याद रखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का फुल फॉर्म। और ये कई बार आपके एनटीपीसी में रिपीट किया है, तो इसको रट्टा मार के रखिए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से आलू के पौधे का खाद्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों, आलू का जो खाद्य भाग होता है वो तना होता है। और दोस्तों, इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि आलू क्या है? तो आलू मूल रूप से जो होता है ये दोस्तों ये तना होता है। तो इसको याद रखिएगा, आलू जो होता है ना ही जड़ होती है ना ही फल होता है, वो फूल होता है ना ही पत्ती, ये जो होता है ये तना होती है आलू। तो आलू याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसमें सर्वाधिक क्षमता जो है ये कुडनकुलन नाभिकीय संयंत्र की है। इसका जो है दोस्तों ये 2000 मेगावाट का होता है। इसका जो टोटल उत्पादन क्षमता है 2000 मेगावाट क्षमता है, और बाकी जो दिए गए हैं इन सब का कम है। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि ये कुडनकुलन नाभिकीय जो विद्युत संयंत्र है ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और ये कई बार आपसे पूछा गया है, तमिलनाडु राज्य में है। और दोस्तों राजस्थान में जो परमाणु विद्युत संयंत्र है उसका जो नाम है वो रावत भाटा नाम है। इसको याद रखिएगा, रावत भाटा नाम से वो जाना जाता है। और कल्पक्कम जो है दोस्तों ये भी आपका जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। और तारापुर जो नाभिकीय रिएक्टर है दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो जो भी मैंने बताया दोस्तों कौन कहाँ स्थित है उसको याद रखिएगा। खासकर ये राजस्थान वाला जो परमाणु विद्युत संयंत्र है रावत भाटा में है, इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों ये जो हैजा दिया हुआ है इन्फ्लुएंजा ये सही नहीं है। बाकी दोस्तों दो टीबी जो दिया है ये माइक्रोबैक्टीरियम से होता है, एड्स जो होता है ये HIV वायरस से होता है, मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम से होता है। और दोस्तों ये जो दिया गया खासकर मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। और एड्स का भी दोस्तों याद रखिएगा, ये HIV ये वायरस के माध्यम से होता है। और टीबी होता है, टीबी को दोस्तों क्षय रोग भी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहते हैं, और इसी को तपेदिक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये इसी को बोलते हैं, और ये माइक्रोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया से होता है। अगला दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों DASD का पूर्ण रूप होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। और दोस्तों आपके NTPC में ये फुल फॉर्म पूछने का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो आप जब भी साइंस के क्वेश्चन पढ़िएगा तो वहाँ पे जो भी कंप्यूटर के मिलेंगे उनके फुल फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है इस पर। अगला दोस्तों, नोमोफोबिया क्या है? दोस्तों नोमोफोबिया जो होता है ये सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर, ये जो होता है इसको नोमोफोबिया कहा जाता है। और दोस्तों ये टफ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको याद रखिएगा नोमोफोबिया का क्या मतलब होता है। तो ये सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का जो डर होता है इसी को नोमोफोबिया कहा जाता है। अगला दोस्तों, CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या सही है आपसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ये सही है। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि शुष्क बर्फ जानी जाती है, या पूछ लेता है कि शुष्क बर्फ को हम जानते हैं। तो दोस्तों शुष्क बर्फ जो होती है उसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है इसी को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, तो इसको भी रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, विनजिप का क्या कार्य है? तो दोस्तों विनजिप जो होता है इसका क्या कार्य है? यह दोस्तों यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। ये जो विनजिप होता है दोस्तों ये बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कंप्रेस करने का कार्य करता है। ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है विनजिप, इसे याद रखिएगा, ये टफ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व जो है ये असम राज्य में स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ओरंग के अलावा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी आपका असम में है। और मानस जो है, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका असम में स्थित है। तो असम में 3 स्थित हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ओरंग टाइगर रिजर्व, ये तीनों असम में है, इसको याद रखिएगा। और ये तीनों बार बार आपसे पूछे गए हैं।
और दोस्तों याद रखिएगा, भारत में जो टाइगर जो प्रोटेक्शन के लिए चली थी योजना हमारे वहाँ टाइगर रिजर्व बनाने की, वो 1973 में शुरू की गई थी। अगला है दोस्तों, होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों होयसल साम्राज्य की राजधानी जो थी ये द्वार समुद्र थी। और दोस्तों ये हिस्ट्री का काफ़ी पेट क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा होयसल साम्राज्य की राजधानी के बारे में। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों भीमबेटका के जो शैलाश्रय हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजहों से ये प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये भीमबेटका जो है किस राज्य में स्थित है ये भी आपसे पूछता है, तो ये मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। और दोस्तों ये भीमबेटका जो मध्य शैलाश्रय जो है एक गुफा है। इस गुफा के अंदर में कुछ दीवारों पर जो गुफा के चित्र बनाए गए हैं और उन्हीं चित्रों के बारे में जानकारी मिलती है कि कैसे लोग उस समय युद्ध करते थे। तो उसमें दिखाया गया कि युद्ध करने के लिए जो हथियार रहते थे, किन जानवरों का युद्ध करते थे और बाकी जो लोग नृत्य से संबंधित इसमें चित्र बनाए गए हैं। तो उसी लिए यहाँ पे जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं उनकी वजह उनकी जानकारी मिलती है और ये एमपी राज्य में स्थित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों वही क्वेश्चन जो इसके पहले था यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए नहीं है, ये लायन के लिए है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? दोस्तों किसका उद्गम हिमालय नहीं है? तो दोस्तों जो महानदी है उसका उद्गम हिमालय नहीं है। ये जो महानदी है दोस्तों ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलती है महानदी। बाकी गंगा जो है दोस्तों ये उत्तराखंड में गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। इसी तरह से यमुना जो है ये भी उत्तराखंड में यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है। अगला दोस्तों, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक जो है ये विश्व शर्मा हैं। और दोस्तों आपके ये एनटीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके पहले पूछा गया था, आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें विश्व शर्मा जी का पंचतंत्र के बारे में कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ये स्कंदगुप्त जो है ये गुप्त शासक है। अगला दोस्तों, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये भी इसको घुमा करके पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जगह किसे अपनी राजधानी बनाया था या कहाँ पे राजधानी स्थानांतरित किया था? तो वो दौलताबाद में किया था। और दोस्तों याद रखिएगा ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों मोहम्मद गौरी जो है, इसी मोहम्मद गौरी के ही दो युद्ध हुए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इतिहास में याद रखिएगा। 1191 में एक हुआ था, 1191 एक हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। और दोस्तों ये युद्ध जो था इसके बारे में आपको थोड़ा सा जान लीजिए कि 1191 और 1192 में जो युद्ध हुए थे इनके बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी का जो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। ये तराइन का प्रथम युद्ध था, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दूसरा। और दोस्तों दोनों में मोहम्मद गौरी था और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान। और दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूछता है, ये किस नंबर का चौहान था? तो ये पृथ्वीराज चौहान चतुर्थ था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये पृथ्वीराज चौहान जो तराइन का युद्ध लड़ा था पहला और दूसरा वाला, तो पहले वाले में तो मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था, लेकिन दूसरे वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है।
तो ये इतना फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 76 जो है ये आपका अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है, जिसे दोस्तों हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है, महान्यायवादी। और दोस्तों ये याद रखिएगा, ये जो महान्यायवादी इसी को अटॉर्नी जनरल इंग्लिश पे कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। और दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट और इसमें फैक्ट एक चीज़ जान लीजिए इस क्वेश्चन में, जो दोस्तों जो महालेखा परीक्षक होता है, महालेखा परीक्षक का संविधान में जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 148 के तहत किया गया है। और दोस्तों दोनों की नियुक्ति जो होती है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है इसकी नियुक्ति? दोनों की राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला दोस्तों, भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो पहला है मिशन इंद्रधनुष जो है ये सुमेलित नहीं है, सभी के लिए रोजगार से ये संबंधित नहीं है। दोस्तों ये जो योजना थी ये टीकाकरण से संबंधित थी, और ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों इसमें जो सुमेलित कर बाकी हैं, जैसे आयुष्मान भारत, ये स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, तो ये भी याद रखिए, ये सिंगल क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपसे। और सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये बालिका कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, और उज्ज्वला योजना जो थी ये बीपीएल परिवार के महिला को एलपीजी सिलेंडर वितरण करने के लिए। तो कौन सी योजना किससे संबंधित है ये याद रखिएगा, ये आपका 21 क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है? दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि आप पहले ये बताना है कि सबसे पहले घटना कौन घटी है, उसको पहले लिखिए, बताइए, फिर उसके बाद जो घटना है उसके बारे में, फिर उसके बाद जो घटना है उसके बारे में, इस तरह से, यानी सबसे पहले जो घटना घटित हुई उससे आगे वाली घटनाओं को क्रम बना करके सही करना है। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, 1800 ये सैन्य विद्रोह हुआ था आपका, ये सैन्य विद्रोह 1857 को हुआ था। और दोस्तों बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये 1905 में हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों 1917 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों ये 1920 में हुआ था। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ये क्रम से है, पहले 1857 की घटना हुई, फिर 1905 में बंगाल का विभाजन की घटना हुई, फिर चंपारण सत्य आंदोलन हुआ 1917 में, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। क्योंकि अगर हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो ये असहयोग आंदोलन पहले है इसमें, तो 20 में ये घटना हो गई, लेकिन इसके पहले सब घटनाएं हो जा रही हैं। असहयोग आंदोलन ये भी 20 में है, इसके पहले है, असहयोग आंदोलन सब लास्ट, यानी लास्ट वाली ये घटना इन सब में दी हुई है। और ये जो दिया गया है ऑप्शन ही आपका क्रम में दिया गया है, पहले 1857 का विद्रोह हुआ, फिर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, और असहयोग आंदोलन 1920। और दोस्तों ये जो मैंने बताया है कि किस किस वर्ष में हुआ है, इसको रट्टा मार जाइएगा, ये हमेशा पूछता है, आगे भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, फ्लाइट्स, जो कि 21वीं सदी में यात्रा और मानव शरीर संरचना विज्ञान से संबंधित एक उपन्यास है, निम्नलिखित में से किस बुकर पुरस्कार 2018 विजेता लेखक के द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों ये जो लिखा गया था ओल्का टोकारजुक के द्वारा लिखा गया था। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ये आज प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इस साल 24 में जिनको बुकर पुरस्कार मिला हुआ है, आप वो तैयार करके रखेंगे। ऐसे बुकर पुरस्कार आपसे पूछता है किसको मिला है और किस किताब को मिला है, दोनों बुकर पुरस्कार, एक इंटरनेशनल वाला भी बुकर पुरस्कार होता है उसको भी, और एक नेशनल भी होता है शायद, उसको दोनों तैयार करके रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें बताना है कि सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है आपका दोस्तों इसमें एंडीज पर्वत जो दिया गया, सी ऑप्शन जो है, ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील जो सुमेलित किया गया ये सुमेलित नहीं है। एंडीज पर्वत जो है दोस्तों ये ब्राज़ील में नहीं पड़ता है। एंडीज पर्वत जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। तो एंडीज अर्जेंटीना के साथ साथ दोस्तों ये चिली भी इसमें शामिल है,
चिली का, इसमें चिली है, पेरू है, चिली है, पेरू है, इक्वेडोर है, बोलीविया है, कोलंबिया है, ये सब देश इसमें शामिल हैं, इंडीज पर्वत के अंतर्गत आते हैं। ब्राज़ील इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो दोस्तों अन्य दिया गया है, जैसे सतलज नदी ये भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है, ये सुमेलित है। नील नदी जो दोस्तों ये मिस्र में भी बहती है, सूडान में भी बहती है, ये भी सुमेलित है। और ये नियाग्रा फॉल जो जलप्रपात है नियाग्रा, ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है ये दोनों, तो ये सब सुमेलित है। बाकी यही सुमेलित नहीं है क्योंकि ब्राज़ील दिया हो, इसलिए गलत है। और दोस्तों इसमें जो नियाग्रा जलप्रपात है ये आपसे कई बार पूछा गया है रेलवे में कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर ये स्थित है, तो इसको रट्टा मार जाइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इंडीज पर्वत जो है दोस्तों ये किस महाद्वीप में है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ये स्थित है। और ये अर्जेंटीना, चिली और इक्वेडोर, पेरू इन देशों से पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों वे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं, यही दोस्तों गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करता है वो राष्ट्रपति ही करता है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए राष्ट्रीय आपात के बारे में। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है दोस्तों, आपातकाल की 3 व्यवस्थाएं की गई हैं, जो अनुच्छेद 301 तो दिया गया अनुच्छेद 352 में, जिसे राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। और दूसरा है दोस्तों अनुच्छेद 356 में दिया गया है, जिसे संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कहते हैं और राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और अनुच्छेद 360 में दिया गया है वित्तीय आपात का प्रावधान। और ये तीनों जो है दोस्तों, तीनों की घोषणा जो है ये राष्ट्रपति ही करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति घोषणा नहीं करता, इसलिए ये गलत हो गया। तो इन तीनों अनुच्छेदों को याद रखिएगा, कौन किस में दिया गया है, इसको डिटेल्स मैंने बता दिया है। अगला दोस्तों जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता, यही दोस्तों जो है ये गलत है इसका, क्योंकि जीएसटी का जो है दोस्तों ये अप्रत्यक्ष कर है, तो केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी वसूल करती हैं। और इसमें जो दोस्तों जीएसटी का जो है सीजीएसटी भी होता है और एसजीएसटी भी होता है, यानी कि सेंट्रल की एक जीएसटी होती है कि स्टेट की जीएसटी होती है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल जो दिया गया है, इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये न्यूयॉर्क में नहीं है, ये गलत है। इसका एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है दोस्तों ये लंदन में है। और दोस्तों WHO का जिनेवा में है, ओपेक का वियना में है, IMF का वाशिंगटन DC में है। और ये पहले मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे भी जो दिया गया है इसको रट्टा मार जाइएगा। और दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा IMF के साथ साथ आपका विश्व बैंक का भी जो मुख्यालय है वो भी वाशिंगटन DC में है। तो चाहे विश्व बैंक पूछे चाहे IMF पूछे, ये दोनों का मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन DC में है। और ओपेक का वियना में है, WHO का जिनेवा में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है। और आपके NTPC में एक मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसको तैयार रखिएगा। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों इसमें कथन कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसमें गलत कथन है, रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। ऐसा नहीं दोस्तों, ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच में जो रेखा है दोस्तों ये मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है। तो ये दोनों याद रखिएगा, इनमें कंफ्यूज मत होना। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा शहर को किसने बसाया। दोस्तों आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। और ये भी पूछता है दोस्तों सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना कब किया था। तो 1504 में इसकी स्थापना किया था। और दोस्तों 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया था। और दोस्तों ये भी एक पूछा जाता है कि इसने आगरा की स्थापना क्यों की थी,
क्या कारण था आगरा की स्थापना करने का? तो ये राजपूत जो थे दोस्तों राजस्थान वाले इलाके में, इन्हीं पे नियंत्रण रखने के लिए, ताकि ये जो आगरा है ये राजस्थान से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, इसलिए यहाँ पे नियंत्रण इन पे राजपूतों पर रखने के लिए इसने आगरा शहर की स्थापना किया था। अगला दोस्तों, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राज्यसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। दोस्तों इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। याद रखिए, राज्यसभा का जो अध्यक्छ होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन जो होता है वो अध्यक्ष होता है। तो उस समय उपराष्ट्रपति जो थे वो एस राधाकृष्णन जी थे, तो वही राज्यसभा के सभापति थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों यूएनओ का, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों ये भी पूछता है कि यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि इसके कितने अंग हैं? तो टोटल 6 अंग हैं इसके। जैसे आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होती है, महासभा होता है, न्यास परिषद, प्रन्यास परिषद होता है, सामाजिक आर्थिक परिषद होता है। इसके बारे में मैंने दोस्तों क्वेश्चन आया था पिछले किसी सेट में, मैं बताया हूँ, तो वहाँ पे जा करके आराम से देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछता है कि ये जो WHO है, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। और दोस्तों WTO की स्थापना जो है ये कब हुई थी? ये 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी। और नाटो की स्थापना जो है दोस्तों ये 1949 में हुआ था। तो ये संगठनों की कब स्थापना हुई ये भी पूछता है, रट्टा मार के रखिएगा दोस्तों। जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।